हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रवनीत। और आज हम लोग हेनरी फ्यूल के दिए हुए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी लास्ट पीपीटी में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके डेरिवेशन, उसकी नेचर करवाई थी। और उसके बाद मैंने आपको एक पीपीटी के दौरान सारे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था और साथ में हेनरी फ्यूल की बैकग्राउंड भी दी थी ना। इस पीपीटी के ज़रिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली जो डिवीज़न ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, बट ये कराने से पहले मैं एक आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स लर्न करने बड़े मुश्किल हैं, ऊपर से इनके नाम लर्न करने बड़े मुश्किल हैं और कई बार बीच में से स्किप भी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट वे सिखाऊंगी कि आप किस तरह से 14 के 14 प्रिंसिपल लर्न भी कर लेंगे, वो आपको याद भी रहेंगे और उनमें से कोई भी आपको भूलेगा नहीं। द ईज़ी वे टू लर्न इट, जैसे कि एक बच्चा अपने पापा को पूछता है, डैड UCSSR, और डैड आगे से कहते हैं ओ आई सी। तो डी स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, U stand for unity of command, C stand for centralization and decentralization, U stand for unity of direction, S stand for subordination of the individual interest, again next S stand for scalar chain, R stand for remuneration, again O stand for order, I stand for initiative, S stand for stability of the tenure of personnel, E stand for equity, and the last T stand for the spirit the crop. तो ये बहुत वे जो है इजी है आपको हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल के नाम याद करने के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ नाम याद करने के वे सिखा रही हूँ साथ में। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल जो है डिवीजन ऑफ वर्क, हम उसके ऊपर बात करेंगे बेटा। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है, जो वर्क है, उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। और वो जो आपने एक्टिविटी छोटे छोटे हिस्सों में बांटी है वो एक इंडिविजुअल पर्सन को दी जाती, काम करने के लिए दी जाती है, और उस बंदे को दी जाती है, उस पर्सन को दी जाती है जो पर्सन उसमें स्पेशलाइज्ड है काम करने में और वो हैप्पी है। जब खुशी खुशी एक बंदा अपनी चॉइस का काम लेके काम करता है तो एक तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं क्योंकि उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, साथ साथ में किसी तरह की कोई वेस्टेज है रिसोर्सेज की और टाइम की वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो आप साथ साथ में पीपीटीज़ को देखिए। जैसे फर्स्ट बुलेट में वो यही कहता है कि जो वर्क है, आप कोई एक्टिविटी है, इसको कई हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके साथ ग्रेट ईज़ और एफिशिएंसी आती है। और जो आपका जो हर एक पार्ट, जो एक्टिविटी जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ काम है वो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि सारे काम का बर्डन ना बन जाए। ठीक है, और वो पर्सन को जो काम मिलता है वो उसकी स्पेशलाइजेशन, नॉलेज और स्किल के बेस पे, कैपेसिटी के बेस पे दिया जाता है और वो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आता है। इसके साथ ही किसी तरह की कोई वेस्टेज है तो वो मिनिमाइज़ होती है, चाहे वो रिसोर्सेज की हो चाहे वो टाइम की हो। नेक्स्ट है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव पॉइंट, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंगली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करके काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट अचीव किया जाता है, तो एक तो स्पेशलाइजेशन आती है, वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है, साथ में काम करने में एफिशिएंसी आती है क्योंकि बार बार एक पर्सन जो काम करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क को ना लिया जाए तो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन को सारा काम सौंप दोगे तो ओवर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाएंगी, कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट राइजेस हो जाएंगे, वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, साथ में कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो नेक्स्ट अगला प्रिंसिपल्स हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, एक पावर दे देना ऑर्डर देने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन। कोई काम करने के लिए, जो कोई भी काम आपको मिला है, ठीक है, उसके आंसरेबल होना, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क दैट इज़ असाइंड टू यू, जो आपको काम दिया गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू स्कोर द गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं आपके ऊपर। ठीक है, कितना मदर आपके साथ सेक्रीफाइस करती है हर चीज़ में, आपको कितना अच्छा अच्छा आपका फेवरेट खाना बना के देते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक काम असाइन किया हुआ है पढ़ाई का, तो यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई भी काम जब उनको असाइन किया जाता है कि इतने टाइम तक ये काम आपने करना है, ठीक है, तो उसको बेस्ट वे से करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हेनरी फ्यूल कहता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटर। तो हेनरी फ्यूल की तरफ से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं। और ये आपको प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो दी जानी चाहिए किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करने के लिए। आपके पास पावर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, टेक एग्ज़ाम्पल कि कॉलेज के अंदर अगर प्रिंसिपल मैम किसी तरह का कोई काम असाइन करते हैं, सपोज़ वो मुझे देते हैं और मैंने आगे वो काम करना है। जैसे कि मेरे पास एक काम है कि मैं बच्चों की रेमेडियल क्लासेस को देखूंगी या उनके रिज़ल्ट्स को देखूंगी कि उनका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। कैसे रेमेडियल का मतलब होता है जैसे कि किसी की कंपार्टमेंट्स आई हैं तो उस कंपार्टमेंट्स को हमने क्लासेस लगा के उनको हेल्प करनी है कि कैसे वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का काम मुझे असाइन होता है बेटा, तो क्या होगा, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपार्टमेंट्स हैं नेक्स्ट टाइम कॉलेज की कम से कम आएँ, या आए ही ना। ठीक है, और अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे जब ऐसा होगा तो हमारे कंपार्टमेंट फ्री रिज़ल्ट होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर इस तरह का कोई काम असाइन होता है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे अथॉरिटी होगी कि मैं हर डिपार्टमेंट में आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले सकती हूँ, टीचर्स कौन सी क्लासेस जो हैं वो कौन कौन से टीचर कौन कौन सी क्लास से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं उसके बारे में जानने की मतलब मुझे एक इजाज़त दी गई है। तो ये चीज़ें इसमें आती है, दिस इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्यूल की तरफ से कि जब भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई काम डेलीगेट किया जाता है तो उसके साथ साथ उसको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए भी थोड़ी अथॉरिटी दी जाती है। अब ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएगा कि एक तो मिसयूज़ नहीं होगा किसी तरह का अथॉरिटी के अंदर, आपको अथॉरिटी दी, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दी, आपका काम अचीव हो सके इसलिए आपको ऑर्डर पास करने की जो है वो अथॉरिटी दी गई। ठीक है, आप अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल अगर अगेन हम वो कंपार्टमेंट वाला केस ही लें तो मैं अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाऊँगी अगर मुझे ये राइट दिए जाएँ या मुझे ये अपनी अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल जो है जिसको काम दिया गया है वो अकाउंटेबल भी होगा उस चीज़ के लिए, आंसरेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल होना कि मैंने ये किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो कैसे किया, इफ़ेक्टिवली किया, अच्छा किया। ठीक है, तो सिस्टमाइज काम जो है वो होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिकली अचीव होंगे। अगर ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट ना हो तो उससे सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ द अथॉरिटी होगी। आपने किसी को पावर तो दे दी लेकिन क्यों दी, किस काम के लिए दी, नो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आपने उनको इजाज़त दे दी कि बिना वजह आप किसी भी क्लास में जाके पूछो सबसे भी, हाँ जी क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं। मीन्स एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं देगा, आंसरेबल नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अंदर। क्यों, क्योंकि आपको काम दिया गया है और आपने उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी नहीं गई, आपको पासिंग ऑफ द ऑर्डर या अथॉरिटी आपको दी नहीं गई तो काम होगा नहीं। जब काम नहीं होगा तो मैनेजर कहेंगे आपने काम क्यों नहीं किया, तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगी इस चीज़ को लेके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।